दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी। चलिए आज मैं आप सभी के साथ डार्कनेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। मे बी ये लास्ट पार्ट भी हो सकता है, तो तैयार रहिएगा। ब्लूटूथ के साथ अपना स्पेस तैयार रखिएगा और साथ ही साथ दिल को थाम कर बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारे सीन ऐसे हो सकते हैं जो कि आप लोगों को अच्छे ना लगे या फिर थोड़े से स्कैरी भी लगे। तो तैयार रहिएगा। एंड बस अब मैं और क्या ही कह सकती हूँ। हो सकता है कि ये लास्ट पार्ट हो। कहानी की शुरुआत होती है एंड हम सभी को हमारी फूमोंग को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त पे लो को हक करके खड़ी हुई थी। लो जो खुद से फूमोंग को अलग करने की कोशिश कर रही थी। लोगों को ये अच्छा ही नहीं लग रहा था फूमोंग का उसे हक करना। एक तो फूमोंग का जो ऑरा था वो उसे बिल्कुल भी अच्छा पॉजिटिव वाइब नहीं दे रहा था। वो एक बहुत ही गलत वाइब दे रहा था। उसे ये फील करना अच्छा ही नहीं लग रहा था। लोगों को फूमोंग का उसे हक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो खुद से दूर करना चाहती। पर जितना ज़्यादा लोग फूमोंग को खुद से दूर करने की कोशिश करती, उतना ही ज़्यादा फूमोंग लोगों को हक करती और टाइटली हक करने लगती। यहाँ खड़ी हुई हमारी गुशियांग जो है वो ऐसे ही देख रही थी। साव जिसकी हालत थोड़ी ख़राब थी, वो जैसे तैसे उठती है एंड जैसे तैसे उठकर सीधे अपनी फूमोंग के पास जाती है। जैसे कि फूमोंग ने लोगों को हक करके रखा हुआ था, तो उसका एक हाथ जो है लोगों के गर्दन पे ग्रैब था, तो उसके उसी हाथ को पकड़ती है, साइड करती है और सीधे साइड करके लोगों का दूसरा हाथ वो अपनी तरफ पकड़ के खींच लेती है अपनी ओर और कहती है तुम दूर रहो इससे। अभी जैसी वैसे कहती है अब फूमोंग इतनी सी भी बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और सीधे ही कहती है मैं दूर रहूँ, मैं दूर रहूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी जान है, मेरी जान है, मेरा प्यार। तुम होती कौन हो मुझे मेरे प्यार से दूर रखने वाली। अभी जैसी वैसे कहती है साव सीधी कहती है ये तुम्हारा प्यार नहीं है, ध्यान से देखो। लो है ये ज्ञान, लो हान है ये ज्ञान नहीं है। अभी फूमोंग सीधी कहती है देखो खुद को रद्द करो। तुमने अभी कहा कि ये ज्ञान लो हान है। ज्ञान ज्ञान मेरी ज्ञान, देखो इसके 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 नाम में ज्ञान आ रहा है, ये मेरी ज्ञान है। अभी साव सीधी कहती है मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तुम बात को नहीं समझ रही हो। ये तुम्हारी ज्ञान नहीं है, इसका सिर्फ सरनेम है ज्ञान, पर ये ज्ञान नहीं है, ये लो है। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी फूमोंग सीधी कहती है देखो लड़के चुप रहो, मेरे और मेरे प्यार के बीच में कोई भी आएगा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम मेरी और मेरे प्यार के बीच में आओगे और मैं तुम्हें जाने दूँगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ तक ही आई लो के लिए आई है ना, मेरी प्यारी ज्ञान के लिए है ना, तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। पर अगर तुम मुझसे मेरी ज्ञान को दूर करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। बोलो मत। तुमने ये सभी चीज़ें देखी है ना, देखी ना ये सभी चीज़ें। मैं एक झटके में तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ, मार सकती हूँ। एक मंत्र फूकूँगी और तुम्हारा क्या हालत होगा तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। अभी साव सीधी कहती है अगर मुझे मरना भी होगा तो मरने के लिए तैयार हूँ, पर लोगों को मैं तुम्हारे साथ में जाने नहीं दे सकती। अभी फूमोंग थोड़ी देर के लिए साव को देखती है एंड फिर से वो अपने लोगों के पास जाती है, उसके शोल्डर को पकड़ती है और कहती है ज्ञान तुम मेरा प्यार हो ना, तुम मेरे साथ चलोगी ना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखो कोई तुमसे प्यार नहीं करता, कोई नहीं रहेगा तुम्हारे साथ, मैं रहूँगी। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, इतने सालों तक के मैंने ये सारी चीज़ें की है। तांत्रिका बनी ताकि मैं तुम्हें पा पाऊँ, सब ही चीज़ें मैंने की है। तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। मेरे साथ चलो प्लीज़, मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। तुम बोलोगी जो बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे साथ चलो, मुझे एक्सेप्ट कर लो। अभी लो वैसे वो डर चुकी थी, उसके समझ में नहीं आ रहा था अचानक से ये सभी चीज़ें देखना। एक तरफ पे जो वो थी हमारी होंगलू, उसकी भी हालत ऐसे तो वो परी हुई थी।
ये तो समझना ही मुश्किल था कि वो मर चुकी है कि ज़िंदा है, ये भी समझना मुश्किल था। ये सारी चीज़ें देख के लोग बड़ी हैरान थे। अभी वो हाथ झटक देती है और सीधी कहती है, कौन सा प्यार और कैसा प्यार, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। अभी जैसे उसने ये कहा, हमारी फूमो बस सरक गई। क्या क्या कहा तुमने, प्यार नहीं करती हूँ? बिल्कुल भी। कैसे, क्यों नहीं करती हो प्यार? हाँ, क्या क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है? जैसे 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 जब तुम ज्ञान थे तो तुम्हारी लाइफ में कोई था, किसी से तुम प्यार करती थी? क्या अभी तुम्हारी लाइफ में कोई है? अगर है तो कहो, मैं उसे मार दूँगी, मैं ज़िंदा नहीं रखूँगी, बिल्कुल भी नहीं। अभी जैसी वैसे कहती है, हमारी लोग सीधी कहती है, क्या मार दूँगी? अच्छा, मार के दिखाना ज़रा। और उसे तुमने हाथ भी लगाया तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। प्यार करती हूँ बोलती हूँ ना मुझसे, हाँ, प्यार करती हूँ ना मुझसे। जैसे तुम्हारे कहने की मैं ज्ञान ही थी, है ना, ज्ञान ही थी ना। 20 साल तक के तुम्हें तमर पाया है ना, तो आगे भी तर पा सकती हूँ। आगे कब तक के तुम ऐसे तांत्रिका की लाइफ में जिंदा रह सकती हूँ? हाँ, याद रखना, मैं जिससे प्यार करूँ, अगर उसे कोई भी चोट पहुँचाए या चोट पहुँचाने की बात भी कर दे तो मैं उस इंसान को कभी माफ़ नहीं करती, और तुम्हें तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। अभी जैसे वैसे कहती, फुमोंग देखती रहती है, फिर थोड़ा सा अपना हाथ सामने बढ़ाती है एंड लू के गालों को टच करते हुए कहती है, लू मत कहो ना, ऐसा मत कहो। मैं गलत हूँ। हाँ मैं गलत हूँ, मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे तुम्हारे अलावा कोई नज़र नहीं आता। मेरे पास कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं किया है, कभी नहीं। मैं तुम्हें समझा ही नहीं सकती कि मैं क्या महसूस करती हूँ। जब मुझे समझने वाला कोई नहीं था, तुम अकेली थी जिसने मुझे समझा था। तुम अकेली थी। तुम्हें याद नहीं होगा, पर मुझे याद है जब सभी मेरे खिलाफ थे, मुझे कुछ ना कुछ कहते थे, मुझे मर्डरर कहते थे, पर तुम मेरी सीट के बगल में आकर बैठ गई थी। मुझसे तुमने दोस्ती की थी। मेरे इतना एरोगेंट रहने के बावजूद भी तुम ही थी वो जो मेरा साथ देती थी। मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकती, और तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कहोगी कि तुम किसी और से प्यार करती हो तो कैसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। वो सीधी कहती, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ अपनी सिर्फ शेयर की ही नहीं है। मैं हमेशा से ही अपने दोस्त के साथ बैठते ही हूँ, उसके अलावा मैं साव के साथ भी बैठी हूँ, पर तुम्हारे साथ कभी नहीं बैठी हूँ मैं। अभी फुमोंग सीधी कहती है, मैं तुम्हारे ज्ञान वाले रूप की बात कर रही हूँ, अभी की बात नहीं कर रही हूँ। अभी जैसे वैसे कहती है, लो सीधी कहती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कब की बात कर रही हो। इस वक्त पे मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं लू हूँ, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ते ज्ञान से। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं लू हूँ और मुझे मेरी लाइफ प्यारी है। मैं किसी और के लिए अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। और याद रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से प्यार करती हूँ, और वो इतना ही कहती है। साव जो सामने खड़ी थी उसे अपनी ओर खींचती है, उसके गालों को होल्ड करती है एंड उसे फुमोंग के सामने ही किस करने लग जाती है। अभी जैसे ये हुआ था, साव के तो तित्ते गुम हो चुके थे। साव हैरान रह गई थी, उसके कुछ समझ में नहीं आता था कि अभी क्या हुआ। यहाँ पर तो झगड़ा हुआ था एंड लोग उसे किस कर रही, लेकिन साव का दिमाग काम करना ही बंद हो गया था। उसका हाथ जो हवा में लटक गया था, वो साव के गालों को होल्ड करके जो उसे किस किए जा रही थी। फुमोंग यहाँ पर जो देख रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। धीरे धीरे उसे गुस्सा आने लगता है। अभी जैसे कि उसे धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। इस वक्त पे फुमोंग बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जिस वजह से जो उस जगह पे बाकी की चीज़ें रखी हुई थी एकदम तहस नहस होने लगती है। जैसे मटका का रखा हुआ था, खून का प्याला रखा हुआ था, सारी चीज़ें ऐसे इधर उधर फेंकाने लगती है, जैसे ट्रॉट हो रही हो, टूट रही हो, वैसे होने लगती है। वो छोटा सा जो जगह था वो एकदम तबाह जैसे हो जाता है। जो खंडर जैसा जगह था एकदम तबाह जैसे हो जाता है, सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती है। अभी
ऐसे ही होता है, लू साव से अलग होते और कहती है मैं इससे प्यार करती हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पालोगी? बिल्कुल भी नहीं। अभी वो जैसे कहती है, अब फूमोंग पार हो चुकी थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सीधे ही कहती है मेरे सामने मेरे प्यार हो गया तो किसी और को टच किया? मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और अब ये लड़की नहीं बच सकती, बिल्कुल भी नहीं। अभी जैसे ही वैसे कहती है एंड साव की ओर जाती है। जैसे ही वो साव की ओर जाती है वो उसका हाथ मतलब अपने हाथ को सामने करती है ताकि वो साव को मारे डायरेक्ट। अब वो उसे मारना चाहते थे इसलिए वो अपना हाथ सामने करती है। अभी वो सामने खड़ी हो जाती है और कहती है मारना चाहती हूँ, उसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा क्योंकि साव से मैं प्यार करती हूँ मैं साव से, चाहे कितना भी गुस्सा कर लो पर मेरे प्यार के आगे कोई भी आएगा तो मैं उससे माफ़ नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। और तुम तांत्रिका प्यार करती हो ना मुझसे? प्यार करती हूँ। अगर प्यार करती ना तो समझती कि किसी के प्यार के लिए उसे ऐसे कैद नहीं किया जाता। अगर तुम वाकई में मुझसे प्यार करती ना तो ये जो तुम कर रही थी तांत्रिका बनी हुई थी मुझे वापस पाने के लिए, तो तुम मुझे आसानी से जाने देती। फूमोंग सीधे कहती हाँ नहीं जाने दे सकती। लाइफ में हमेशा से लोगों को जाते हुए देखा है मैंने, हमेशा से जाते हुए देखा है। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मेरा प्यार हो और मैं अपने प्यार को अपने पास ही संभाल कर रखूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें तकलीफ़ होती तो तुम्हें घुटन होती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरा पैलेस चाहिए, मेरी खुशी चाहिए। मेरी खुशी के आगे मैं तुम्हारी भी खुशियों को रौंद सकती हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशियाँ चाहिए। अभी साव जो है वो सामने होती है और सीधे ही कहती है अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मतलब साफ है कि तुम्हें ना तो ज्ञान से प्यार था और ना ही लू से प्यार है। अभी फूमोंग सरक जाती है एंड डायरेक्ट ही साव के बालों पे अपना हाथ फंसाती है, उसे अपनी ओर खींचती है। बहुत ही ज़ोर से साव का बाल खींचने लगती है और कहती है क्या कहा तुमने? प्यार नहीं है मुझे? हाँ प्यार नहीं मुझे? तुम जानती क्या हो मेरे प्यार के बारे में? तुम्हारी हिम्मत भी कहती हुई ऐसा कहने की मुझे प्यार नहीं है। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी वो डायरेक्ट ही साव के बालों से फूमोंग का हाथ छुड़ाती है, हाथ झटकती है। एक झटनातेदार थप्पड़ सीधे गालों पे जाकर लगा था फूमोंग पे, पूरा जगह जो छन्ना आ गया था। अब ये चीज़ देखने में बड़ी ही अलग थी। फूमोंग जिसने अपने गालों को पकड़ के रखा हुआ था लोगों को देखी जा रही थी। इधर गुशियांग उसका पारा ऊपर हो चुका था। हाय आखिरकार उसकी रानी पे हाथ उठाया गया है, वो कैसे ही माफ़ कर सकती थी। डायरेक्ट सामने एंड सीधे हमला होता है हमारे लोगों पे। अब ये हमला जैसे हुआ था, जैसे हमला होता है लू दूर जा गिरती है। अभी फूमोंग सीधा होती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू पर हाथ उठाने की? अभी जैसे वैसे कहती है गुशियांग सीधे अपने कदमों पे आ जाती है मेज़ पर एंड सीधे ही कहती है वो आप पर हाथ उठा रहे थे, मैं ये कैसे देख सकती थी रानी? अभी जैसे वैसे कहती है फूमोंग सीधे कहती है कैसे देख सकती थी? नहीं देख सकती ना तो साथ तो मेरा। वैसे ही कहती है अपनी आंखें बंद करती है एंड मंत्र करने लग जाती है, लाइक मंत्र बोलने लग जाती है। अभी जैसे कि वो मंत्र बोलने लगती है धीरे धीरे फूमोंग के पास गुशियांग जो है आने लगती है, धीरे धीरे आने लगती है। यहाँ लू एंड साव जो दोनों को देखे ही जा रहे थे। अभी जैसे कि वो दोनों को देखे जा रहे थे धीरे धीरे जो गुशियांग है वो हमारी फूमोंग से जुड़ने लगती है। अब ये अर्ध हिस्सा हो जाता है। आधी गुशियांग दिख रही थी राख से बनी हुई, तो आधी फूमोंग दिख रही थी तांत्रिका। दोनों का आधा आधा लुक था, जैसे कि हमारे आधे शिव और पार्वती, आधे शिव और पार्वती। हमारे शिव और पार्वती का लुक तो हर किसी को याद होगा, ठीक वैसे इनका भी लुक बन जाता है। और जैसे लुक बन जाता है दोनों के दोनों बहुत ही क्रीपी लग रहे थे। फूमोंग जिसका आधा तिलक लगा हुआ दिख रहा था, आँखें काली एंड हल्की लाल, एक साइड में एक हाथ पे जो चाकू धार पकड़े रहती वो था, प्लस एक साइड
जो शायद था हमारे भूषण का आधा पूरा राख से बना हुआ दिख रहा था। आंखें पूरी की पूरी सफ़ेद थी, बाल हवा में लहरा रहे थे, हाथ जो उसके लंबे नाखून हो चुके थे। एंड फूमोंग के साइड का भी जो था वो भी लंबे नाखून दिख ही रहे थे साफ साफ। इधर लुओ एंड साओ देख के दोनों ही हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। लाइफ में पहली बार ये सब देखना था। हाँ, साओ भगवान को मानने वाली थी एंड उसे पता था ये सब होता है, बट किसी चीज़ को सामने से ऐसे देखो कि ये बर्दाश्त हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। लुओ साओ दोनों की हालत ख़राब थी, कुछ समझ में नहीं आया था। दोनों के पसीने छूट चुके थे, दोनों ये देख रही थी। अभी हमारी जो फूमोंग है वो सीधी कहती है, अब मत छोड़ना, अगर मुझे मेरी ज्ञान को पाना है तो सबसे पहले इस साओ को ख़त्म करना होगा। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने पूरे स्पेस से सांस खींच ली हो। फूमोंग और गुशियांग धीरे धीरे साओ की तरफ बढ़ने लगे, पर वो चल नहीं रहे थे, खिसक रहे थे, बहते हुए, जैसे दो अलग अस्तित्व एक ही शरीर में बांध दिए गए हों। उनका रूप इंसान जैसा नहीं था। अब लेफ्ट साइड में गुशियांग, राइट साइड में फूमोंग। एक ही चेहरा पर दो अलग जिंदगियां चिपकी हुई थी। एक आँख बिल्कुल सफ़ेद, बेजान, खाली, जैसे कभी किसी ने उसमें रोशनी डाली ही नहीं हो। दूसरी आँख गहरी, काली, और उसके कोने से धीरे धीरे लालपन फैल रहा था, जैसे अंधेरा खून फैला हो। उसका कदम ज़मीन को छू भी नहीं रहे थे, फिर भी हर कदम पर एक हल्की सी घिसने की आवाज़ आ रही थी, जैसे हड्डी फटने पर। लेकिन इन साओ जो है वो सामने खड़ी हुई थी, और फूमोंग जिसके आधे शरीर में गुशियांग थी, वो धीरे धीरे साओ की ओर जा रही थी। साओ का गला सूख गया था, उसने कभी ऐसा नहीं देखा था। ये क्या है? उसके होठों से पीना आवाज़ के निकला। दो शरीर एक में जुड़े हुए, एक तांत्रिका और एक दूसरी, जो कि दूसरी थी वो राख से बनी हुई एक दासी थी। साओ पीछे हटी, फिर एक कदम और, फिर उसके ज़मीन में जैसे जमने लगे, उसके पैर जमने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था लुओ को बचाए या खुद को। उसने एक पल के लिए लुओ की तरफ देखा, और उसी पल सब कुछ और ख़राब हो गया। फूमोंग की आंखें लुओ पर टिक गई थी। वही इंतज़ार, वही जुनून, वही पागलपन जो कभी ज्ञान के लिए था, पर इस बार उस नज़र में कुछ और भी था। जलता हुआ गुस्सा, क्योंकि लुओ साओ के करीब हुई, बहुत करीब। फूमोंग के होठों पर धीरे से एक तेजी सी मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें प्यार नहीं, सिर्फ हक जताना की भूख थी। फिर से उसकी दो आवाज़ें एक साथ गूंजी, एक धीमी, एक खुदरी, कोई बीच में नहीं आएगा। साओ का दिल जोर से धड़कने लगा। फूमोंग समझ चुकी थी, अगर उसे अपनी ज्ञान वापस चाहिए तो सबसे पहले साओ को मारना होगा, सबसे पहले उसे साओ को मिटाना होगा। ज़मीन पर एक तरफ होंगलू बेहोश पड़ी थी, बिल्कुल हिलती नहीं, जैसे उसके इस सब से कोई लेना देना ही ना हो। और बीच में फूमोंग जो धीरे धीरे साओ की तरफ बढ़ रही थी, अपने कदम के साथ। हवा ठंडी थी, रोशनी धीमी पड़ती गई, और साओ के कान के पास किसी की फुकरती हुई गुंजू थी, हट जा या मिट जाएंगी। साओ पीछे हटी, एक कदम और एक कदम, फिर एक और कदम। उसकी सांसें तेज हो गई, हाथ काँप रहे थे। लुओ बस खड़ी थी, आंखें फैली हुई थी। उसका दिमाग समझने की कोशिश कर रहा हो,
पर सच को एक्सेप्ट करना इतना भी आसान नहीं था। ये फोमोंग है, उसने धीरे से कहा। पर जवाब देने के लिए जो जो चीज़ सामने खड़ी थी वो सिर्फ फोमोंग नहीं थी, वो कुछ और बन चुकी थी। कुछ ऐसा जो जो प्यार और मौत के बीच अटका गया हो। और सामने खड़ी थी साव। धीरे धीरे जो फोमोंग है, जिसमें आधा हिस्सा था गुशियांग का, दोनों ही आगे बढ़ रहे थे। पल झपकते ही साव के ठीक सामने फोमोंग खड़ी थी। साव हैरान, कुछ समझ नहीं पा रही थी उसे क्या करना है। वो डरी हुई थी, कुछ करने के लिए उसके पास था ही नहीं। जैसे हम शॉक हो जाते हैं, साव भी शॉक ही थी। लो यहाँ से देख रही थी। अचानक से ही फोमोंग ने साव का गला पकड़ लिया, इतनी टाइट से कि साव सांसें भी नहीं ले पा रही थी। वो बस स्ट्रगल कर रही थी खुद को छुड़वाने के लिए, पर फोमोंग जो साव को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। और फोमोंग जैसे कि छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, फोमोंग ने गुस्से से कहा, जहाँ पर आवाज़ दो आ रही थी, मुझे मेरी जान को पाने के लिए तुझे मरना होगा। साव के कानों पर पड़ी थी। साव डर चुकी थी, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंखें जो बड़ी बड़ी सामने, एक तरफ आधा शरीर राख से बना हुआ, आधा शरीर जो जिंदा था, पर वो जिंदा भी तो नहीं थी एक तरह से देखा जाए तो। फोमोंग एक तांत्रिका थी जो सब कुछ कर सकती थी अपनी तांत्रिक विद्याओं के जरिए। साव जो डर चुकी थी और फोमोंग बहुत ज़ोर से साव का गला दबाई जा रही थी। इधर से जो लुओ देखती है, लुओ पास आती है एंड फोमोंग का हाथ पकड़ के उसे छुड़वाने की कोशिश करती है कि छोड़ो, साव को छोड़ो। पर फोमोंग जो है वो इतने गुस्से में थी, आखिर वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि जिसे पाने के लिए उसने इतनी सारी जद्दोजहद की थी, वो उसकी आंखों के सामने इस सामने वाली लड़की को किस कर रही थी, वो कैसे ही बर्दाश्त कर सकती थी। जिस वजह से वो चीर के साव का गला दबाई जा रही थी। एंड जब लुओ रोकने के लिए आ रही थी तो फोमोंग छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, बल्कि फोमोंग गुस्से के कारण अपना हाथ झटक देती है, जिस वजह से लुओ भी एक साइड जाकर दीवार पर गिरी थी। अभी लुओ के जो सर है उस पर चोट आई थी। अभी जैसे ही सर पर उसके चोट आती है वो उठती है। अभी भी उसके सर पर चोट था, उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो इधर उधर देख रही थी, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर जो फोमोंग है वो अपनी साव का गला ही दबाई जा रही थी एंड दोनों की आवाज़, फोमोंग और गुशियांग की आवाज़ एक साथ आ रही थी कि तुम्हें नहीं जिंदा रहने दिया जाएगा। यही आवाज़ आ रही थी। साव जो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, अब वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी, क्या करने समझ नहीं आ रहा था। पर फिर भी जैसे कि गला दबाया जाता, अब साव जो है अपना मंत्र बोलना शुरू कर देती, जो कि उसके भगवान का मंत्र है। गला दबाए जाने के कारण बहुत मुश्किल हो रहा था मंत्र बोलना, वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, पर एक एक वाक्य जो है वो जोड़ते हुए बोलती जा रही थी। थोड़ा थोड़ा इससे फ़र्क पड़ रहा था किसे, गुशियांग को, और थोड़ा थोड़ा फ़र्क फोमोंग को भी पड़ रहा था, क्योंकि वो एक तांत्रिका है। वो कोई अच्छी तांत्रिका नहीं है जिससे ये सब में कोई फ़र्क ना पड़े। फोमोंग को भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ रहा था। इधर लो जिसे चोट आ चुकी थी वो इधर उधर देखती है। पास में ही एक हड्डी दिखता है जो कि बहुत पुराना और काला दिख रहा था, जैसे कि वो जल चुका हो। लो उठती है, उस हड्डी को पकड़ती है एंड उस हड्डी को पकड़ के वो सीधे धीरे धीरे फोमोंग की ओर बढ़ने लगती है। जैसे कि वो फोमोंग की ओर बढ़ने लगती है, फोमोंग यहाँ साव का गला ही दबा रही थी। अब जैसे कि साव अपना जो मंत्र है वो बोलने लगती है, जैसे कि वो बोलने लगती है, अब जैसे इन दोनों को फ़र्क पड़ रहा था। अचानक से ही हमारी फोमोंग जो है साव को ऐसे ही गला दबाए दबाए उठाती है हवा में और एक साइड में फेंक देती है। अब जैसे एक साइड में फेंक देती है, फेंक के फिर सीधा होती है और कहती है मंत्र बोलेंगी। इतना बस वो बोलती है। उतने में ही लुओ जो सामने आ चुके थे, उसके हाथ में वो जो हड्डी था वो सीधे ही फोमोंग के साइड में ऐसे जो उसके पेट पे वो डाल देती है। जैसे वो डालती है तो लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड जो कि फोमोंग और गुशियांग का था वो दोनों के बीच में ही पड़ता है। जैसे कि दोनों के बीच में पड़ता है, हमें दिखाया जाता है
फूमोंग के पेट से खून बहने लगता है, लाइक उसके साइड से जो है वो खून बहने लगता है। एंड जो गुशियांग का साइड है वो राख धीरे धीरे नीचे गिर जाता है, और धीरे धीरे जैसे ही नीचे गिरता है हमारी फूमोंग ये देखती है, अपने पेट को पकड़ती, क्योंकि चोट आई थी तो वो पेट को पकड़ते और कहते हैं गुशियांग गुशियांग उठो, गुशियांग उठो। पर गुशियांग जो उठ ही नहीं रही थी। अभी फूमोंग उसकी राख के पास जाती है, लाइक जैसे ही नीचे गिरा हुआ था तो अपनी नीज पर बैठ जाती है, उसकी राख को पकड़ने लगती और कहती गुशियांग गुशियांग उठो उठो, तुम्हें मेरा साथ देना है, मैं तुम्हारी रानी हूँ, साथ देना है तुम्हें मेरा, उठो। वैसे कह के उस पर चिल्लाने लगती है, पर गुशियांग जो उठ ही नहीं रही थी। हमारे लोगों ने जो हड्डी से वार किया था ये कोई और हड्डी नहीं थी, बल्कि उसी इंसान की हड्डी थी जिस इंसान की राख से गुशियांग को बनाया गया था, और गुशियांग को मारने के लिए इसी हड्डी की ज़रूरत थी। ऐसे ही इसे संभाल कर नहीं रखा गया था कि ये हड्डी जो है वो बहुत ज़रूरी थी एक समय के लिए। फूमोंग ने इसे संभाल कर रखा हुआ था कि अगर कभी भी गुशियांग उसके खिलाफ़ होती है तो वो इसका इस्तेमाल करेंगी। पर ये उल्टा पड़ गया। गुशियांग कभी भी फूमोंग के खिलाफ़ नहीं हुई, पर उसका इस चीज़ को रखना उसके लिए बहुत बड़ा घाटा साबित हुआ। गुशियांग को फूमोंग ने खो दिया था। फूमोंग उस राख को पकड़ती है, ऊपर की ओर करती है, एंड जैसे धीरे धीरे छोड़ते हैं हवा में गुशियांग की राख जो है वो मिलने लग जाती है। अब फूमोंग उठती है, उठ के बस थोड़ी देर के लिए गुशियांग की राख को घूरती रहती है। लू जो है वो सामने खड़ी हुई थी, वो आधा डर चुकी थी। फूमोंग के पेट से जो खून है वो निकल ही रहा था, क्योंकि आखिरकार वो एक इंसान थी, उसके पेट से खून निकल ही रहा था। लू डरी हुई थी। साव जो एक साइड फेंकाई हुई थी, गिरी हुई थी, वो संभलती है, उठती है एंड लोगों के पास आने लगती है। अभी जैसे कि लोगों के पास आने लगती है, फूमोंग डायरेक्ट ही लोगों का जो शोल्डर है उसे पकड़ लेती और कहती है अच्छा लगा तुम्हें, अच्छा लगा, मेरी एक ही दासी थी, तुमने तो उसे भी छीन लिया मुझसे, अच्छा लगा। अब देखो, अब मैं तुमसे तुम्हारे साव को छीन लूँगी, ठीक है, फिर बराबरी हो जाएगी, और फिर तुम और मैं आराम से रहेंगे, खुशी से रहेंगे, है ना मेरी क्या है, मेरे पास चलो मेरे साथ, हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, किसी को पास नहीं रहने देंगे। वैसे ही कहती है। अब जैसे ही वैसे कहती है तब तक कि साव जो है वो आती है और कहती है छोड़ो लोगों को। अभी जैसे ही वो कहती है, फूमोंग उसकी आँखें अब खून से तैर चुकी थी। सीधे ही वो साव की ओर देखती है, मंत्र बोलती है, हे कालों के काल देवता मेरी मदद करो। वैसे ही कहती है एंड साव की ओर देखती है। अभी जैसे कि वो साव की ओर देखती है, साव वापस गिरती है। जैसे ही गिरती है, लोग कहती है उसे चोट मत पहुँचाओ। हमारी फूमोंग जैसे सुनती है, कहती है चोट ना पहुँचाऊँ, सच में मैं इसे चोट ना पहुँचाऊँ, फिर तुम मेरे साथ चलोगी ना, मेरे साथ रहोगी ना, तो तुम जैसा बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अभी जैसे वैसे कहती है, साव फिर उठती है। अब उसे बहुत चोट लग चुकी थी। लगातार ऐसे 2 बार गिरना आसान नहीं था। उसका गला इतने देर तक ही दबाया गया था, ये सब उसके लिए आसान नहीं था। साव जैसे तैसे उठती है और कहती है वो तुमसे प्यार नहीं करती, उसे ज़बरदस्ती करना बंद करो। जैसे ही वो कहती है, अब फूमोंग को और गुस्सा आता है एंड वो कहती है लो 5 मिनट बस रुकना ना। वैसे ही कहती है एंड साव के पास जाकर उसके बालों को टाइट से पकड़ती है, उसे ज़मीन पर फेंक देती है एंड उसके बालों से ही उसे खींचने लगती है। लोग बेगिंग करते रहते हैं छोड़ो उसे छोड़ो, क्या कर रही हो, छोड़ो, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, तो फिर उसे क्यों नुकसान पहुँचा रही, उसे क्यों चोट दे रही हो। हमारी फूमोंग कहती है उसे क्यों चोट दे रही, वो तुम्हारे और मेरे बीच में आ रही है, मैं उसे चोट ना दूँ तो क्या करूँ। अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी लोग कहती है मैं चल रही हूँ ना, मैं उसकी बात नहीं मानूंगी, मैं चल रही हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ ना, छोड़ो उसे, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। अभी जैसे वैसे कहती है, फूमोंग साव को छोड़ देती है। साव का बाल जो खींच रही थी वो पकड़ के उसे छोड़ देती है और कहती है फिर चलो मेरे साथ। वैसे ही कहती है एंड वो लोगों का हाथ पकड़ती है, वही जो हवन कुंड था उसके पास ले जाती है
उसे बैठाती है, उसका हाथ सामने लेती है एंड जो हथेली रहता है उससे एक चाकू से काट देती है उसके खून को, वही हवन कुंड में डालने लगती है, अपना मंत्र वगैरह जो है बोलने लगती। अब तक के साव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो एक शब्द नहीं निकाल पा रही थी, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी साव। यहाँ लो भी डरी हुई थी, कुछ नहीं समझ पा रही थी। हवन कुंड की आग अब लाल नहीं रही थी, वो काली पड़ने लगी थी, जैसे अंदर कुछ जल नहीं रहा हो बल्कि जन्म ले रहा हो। फूमोंग कुंड के सामने बैठी थी, उसके लंबे बाल ज़मीन पर बिखरे हुए थे, कपड़ों पर पुराने और नए खून के दाग चिपके हुए थे। उसका एक हाथ लोहे की कलाई को पकड़े हुए था, दूसरे हाथ में वही चूड़ी थी जिससे उसने लोहे के हाथ को कट मारा था। पतली काली मंत्रों से भरी हुई और लोहे की कटी हुई कलाई से खून धीरे धीरे हवन कुंड में तिबके जा रहा था। तप 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 एक एक बूंदों की आवाज़ जो उस हवन कुंड में जाते ही गूंजी जा रही थी। हर बूंद के साथ कुंड की आग और भड़कती जा रही थी और हवा में अजीब से फुफकार झूम गूंज रही थी, जैसे कि आत्माएं एक साथ सांस ले रही हो। लोगों की आंखें आधी बंद थी, अब वो होश में नहीं थी, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। आखिरकार वो खुद के खिलाफ जो जा रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, पर फूमोंग वो मुस्कुरा रही थी, पागलों की तरह नहीं, इस बार शांत, जैसे 20 साल पुरानी भूख फाइनली ख़त्म होने वाली हो। बस थोड़ा और, उसने धीरे से अपनी लोगों के कानों में जाकर कहा, बस थोड़ा और फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ साव जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी, उसके होठों के कोने से खून बह रहा था। कपड़े फट चुके थे, हाँ पूरे नहीं फटे थे पर थोड़े से तो फट चुके थे। सांसें लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। फूमोंग ने उसे पूरी तरह तोड़ा था, इतना कि वो अब उठ भी नहीं पा रही थी। हर बार जब साव उठने की कोशिश करती, उसका शरीर दर्द से चीख उठता, पर फिर भी उसकी नज़र सिर्फ लुओ पर थी। लुओ उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। फूमोंग ने पीछे मुड़कर देखा और हंसी, अभी भी जिंदा हो, सच में तुम कितनी इरिटेटिंग हो। उसने अपनी उंगली कुंड की आग में घुमाई। आग अचानक सांप की तरह उठकर साव की तरफ बढ़ी। साव जो हिल भी नहीं पा रही थी, साव असल में हिल ही नहीं पा रही थी। आग सीधे उसके पास ही गई। जैसे ही उसके पास गई, उसे छूने से ही पहले लुओ ने फूमोंग के हाथ पकड़ लिया। फूमोंग रुक गई। पहली बार लुओ धीरे से उठी और उसकी आंखों में आंसू था। लुओ की आंखों में आंसू था, पर उसके पीछे कुछ और भी था, यादें। फूमोंग ने जो अपनी लुओ का खून जो उस कुंड में डाला था, लुओ की याददाश्त के लिए था, ताकि लुओ को सब कुछ याद आए। उस खून की बूंदों के साथ साथ लुओ के माइंड में वो सारी यादें डाल रही थी, जो कुछ भी ज्ञान की यादें थी। अब तक के लुओ को सारी यादें आ चुकी थी, वो ज्ञान की यादें थी, ये यादें ज्ञान की थी। वही सभी चीज़ें, कैसे उन लोगों की मुलाकात हुई, वो स्टडी रूम, उन लोग का उस छत में झगड़ना, ज्ञान की मौत, एक एक चीज़ उसे याद आने लगा। और फूमोंग का चेहरा सब वापस आ रहा था, जैसे सब कुछ टूट गया हो, रुक गया हो। अब लोग बस फूमोंग को देख रही थी। अब लोगों की आवाज़ टूट चुकी थी, बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ चुकी थी। बस करो प्लीज़। एक पल के लिए फूमोंग का चेहरा नरम पड़ गया। वही पुरानी फूमोंग, वही कॉलेज वाली लड़की, ज्ञान। पर फिर लुओ ने धीरे से सिर हिला दिया। मैं ज्ञान थी, पर मैं लुओ भी हूँ। ये लाइन फूमोंग के लिए बहुत हैवी था। फूमोंग बस लुओ को देखती रही। ये सुनना ही हवन कुंड की आग अचानक ही हिल गई। फूमोंग की आंखों में पागलोपन वापस भर गया।
नहीं, तुम सिर्फ मेरी ज्ञान हो। उसने लोगों का जोर से खींच लिया। उसने लोगों को बहुत ज़ोर से अपनी ओर खींच लिया। खुद की आग अचानक, जो वो खून की आग थी, वो अचानक ही फट पड़ी, बिल्कुल ही ऊपर की ओर जाने लगी। पूरे उस जो जगह था वहाँ पर काली हवाएं घूमने लगी, दीवारों पर परछाइयाँ हिलने लगी। साव ने दर्द के कराहते हुए अपना हाथ ज़मीन पर रखा। उसकी उंगलियों के बीच पुराना मंत्र का सर्कल बना हुआ था। उसने आंखें बंद की, सांसें टूट रही थी, पर धीरे धीरे उसने मंत्र बोलना शुरू किया। ओम शुद्ध ज्योति रक्षस्वाप। उसकी आवाज़ काँप रही थी। कुंड की काली आग उसकी रोशनी को दबा रही थी। फुमोंग ने तुरंत महसूस कर लिया। चुप। उसने हाथ उठाया। काली हवा तीर की तरह साव की तरफ गई और इस बार लू बीच में आ गई। जब फुमोंग उसकी ओर वार कर रही थी, क्या लू वहाँ रुक सकती थी? लू के दिल के एक कोने में साव ने अपनी जगह बना ली। लू को साव से प्यार हो गया था, पता नहीं कैसे, क्यों, कब, पर यह एहसास कुछ अलग ही था, क्योंकि लू कहीं ना कहीं साव को पसंद करती थी। जैसे इन सभी चीज़ों के बावजूद भी साव लू का ख्याल रख रही थी, उसकी टीचर थी, सारी चीज़ें कर रही थी। इस बात से लू को साव से प्यार हो गया था और ये खुद वो नहीं जानती थी कि उससे कैसे उससे प्यार हो गया था, पर उसे उससे प्यार था जो वो आज इस वक्त पर सामने आकर खड़ी थी। जैसे ही लू सामने आई थी, वो जो काली हवा थी सीधे ही लू पर फड़क उठी। एक बूम की आवाज़ आई। इम्पैक्ट से अचानक से लू उस काली हवा के कारण सीधे दूर जाकर गिरी थी। उसके कंधे पर गहरा जलन होने लगा था, क्योंकि ये जो तीर थी वो आग की तीर थी। उसके कारण जैसे उसे दर्द हो रहा था, तकलीफ़ हो रहा था। अचानक ही साव चीख पड़ी। लू फुमोंग भी शौक में रह गई थी, क्योंकि लू ने साव को बचाया था। साव का दिल जोर से धड़का। उसने पहली बार समझा वो अकेली नहीं लड़ सकती, और लू भी सिर्फ एक हेल्पलेस रीबर्थ लड़की थी। पर फिर भी वो हेल्पलेस नहीं रहना चाहती थी, वो लड़ना चाहती थी। ज्ञान की शॉल में एक बार फिर फुमोंग से डर कर जान ली थी। जो ज्ञान की शॉल थी वो फुमोंग के कारण डर गई थी एंड उसकी जान चली गई थी। पर लू लड़ना चाहती थी। लू दर्द से उठी और फिर उसकी कलाई का जो खून था वो अब भी बह रहा था, पर धीरे धीरे साव की तरफ उसकी चालें जो हैं, लू की चालें, वो धीरे धीरे साव की ओर जाने लगी। फुमोंग की आवाज़ टूट कर निकली। ज्ञान, वापस आओ। लू रुकी नहीं। वो बस साव के पास आकर घुटनों पर बैठ गई। और पहली बार नहीं, ये पहली बार नहीं था, पर जिस इमोशन से लू ने साव के हाथों को पकड़ा था, हाँ, पर ये इमोशन पहली बार था। लू ने साव के हाथों को पकड़ा। सफ़ेद रोशनी और लू की खून की लाल गर्माहट एक साथ मिलने लगी थी। साव ने जो मंत्र बोले थे उसके हाथों में एक सफ़ेद रोशनी आ रही थी, जो कि लू के हाथ के खून के जरिए मिक्स हो रहे थे। साव शौक में उसकी तरफ देख रही थी। लू धीरे से कह रही थी, अकेले नहीं होगा, साथ में करना होगा। फुमोंग की आंखें फैल गई। उसने हवन कुंड में और मंत्र फेंका। काली आग पूरी तरह फड़क उठी थी। ज़मीन हिलने लगी थी, छत से राख गिरने लगी थी। अब वो सिर्फ तांत्रिका नहीं लग रही थी, वो कुछ और बन रही थी, कुछ ज़्यादा पुराना, ज़्यादा अंधेरा। साव ने लू का हाथ और मजबूती से पकड़ा। उसकी रोशनी अब रोशनी से ज़्यादा तेज थी, पर अब भी काफ़ी नहीं थी। मंत्र पूरा करने में वक्त लगेगा, साव ने धीरे से कहा। लू ने फुमोंग की तरफ देखा।
आँखों में डर भी था, पर फिर इस बार वो भागी नहीं, तो मैं उसे रोकूंगी। और फिर लुओ सीधा फूमोंग की तरफ भागती है। लुओ ने अपने कदम फूमोंग की ओर बढ़ा दिए, जबकि साओ आंखें बंद करके मंत्र का लास्ट स्टेप बोलना शुरू कर दी। फूमोंग लुओ पर हमला नहीं करना चाहती थी, पर अब फूमोंग मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि उसे किसी भी हाल में लुओ चाहिए थी, चाहे फिर उसे वो चोट पहुंचाकर ही क्यों ना अपने पास ला पाए। हवन कुंड की आग आसमान की तरफ फट चुकी थी। काली लपटें छत से टकरा रही थी, वापस नीचे गिर रही थी। पूरे मंदिर, वो जो जगह था, वो मंदिर तो नहीं था, पर हाँ सीन तो ऐसे ही था, क्योंकि वहाँ पर आखिरकार उस काल देवता का मूर्ति था, तो उसे एक तरह से मंदिर की तरह ही कहा जाएगा। दीवारों पर बने हुए जो तंत्र मंत्र थे, जो लिखे हुए थे, जिनके जरिए फूमोंग सारी विद्याएं सीखी हुई थी, वो सभी जैसे जाग रहे हों। बीच में फूमोंग, उसके बाल हवा में पागलों की तरह उड़ रहे थे। उसकी आँखों के नीचे काली लकीरें उठ रही थी। वो अब इंसान कम और अंधेरे का हिस्सा ज़्यादा लग रही थी। लुओ उसकी तरफ दौड़ी। फूमोंग ने अपना हाथ उठाया। काली हवा का जोरदार धक्का लुओ को पीछे तक फेंका, और फिर एक बैंग, बहुत जोरदार आवाज़ आई। लुओ सीधा पत्थरों की ओर जाकर टकराई थी। उसके होठों से दर्द भरी चीख निकली। लुओ साओ का मंत्र एक सेकंड के लिए ही रुक गया था, बस एक सेकंड, और वही काफ़ी था। फूमोंग को तुरंत महसूस हुआ, तुम दोनों समझ ही क्या रखी हो, मुझे रोक सकती होंगी? बिल्कुल भी नहीं। उसकी आवाज़ अब दो नहीं थी, पर कई आवाज़ों में गूंज रही थी, जैसे उसके अंदर कई आवाज़ें गूंज रही हो, जैसे उसके अंदर जो आत्माएं थी वो अचानक आ गई हो। पर ये असल में कोई आत्माएं तो नहीं थी, बल्कि ये उसका गुस्सा था, जो एक साथ कई आवाज़ें निकाल रहा था। हवन कुंड की आग अचानक उसके शरीर के आसपास घूमने लगी थी। काली लपटें उसकी स्किन में घुस रही थी, पर वो जल नहीं रही थी, वो और मजबूत हो रही थी। साओ ने समझ लिया था कि ये रिचुअल जो हो रहा है, ये सिर्फ लोगों को पाने के लिए नहीं है। फूमोंग अपनी सोल को भी अंधेरे का साथ जोड़ रही थी। अगर ये रिचुअल हो गया तो शायद उसे कभी मारा ही नहीं जा सकेगा। साओ ने दर्द से कांपते हुए फिर मंत्र शुरू किया, ज्योतिषराम अंधकार विसाधन। उसके हाथ के पास सफ़ेद रोशनी फैलने लगी, पर हर शब्द के साथ उसकी सांसें कमज़ोर हो रही थी। उसकी वो भगवान नहीं थी। हाँ, साओ कोई भगवान नहीं थी, बस एक प्योर सोल थी, और वो इतनी बड़ी शक्ति को कैसे ही रोक सकती थी। उसका शरीर जैसे टूट रहा था। दूसरी तरफ लुओ मुश्किल से उठी। उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था, पर फिर उसने देखा फूमोंग, और एक सेकंड के लिए उसका दिमाग में ज्ञान की लास्ट मेमोरी फ्रेश हुई। बारिश, सीढ़ियाँ, फूमोंग का टूटा हुआ चेहरा। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लुओ का दिल कस गया। उसने धीरे से कहा, तुम कभी समझ नहीं पाई। फूमोंग रुक गई, बस एक पल के लिए। लुओ धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी। खून अब भी उसकी कलाई से टपक रहा था। ज्ञान तुमसे डरती थी, और मैं भी तुमसे डरती हूँ। फूमोंग जो लुओ को देख रही थी और कहने लगी, नहीं, तुम मुझसे नहीं डरती थी। हमारी लुओ ने बस अपनी फूमोंग की ओर देखा, उसकी आंखों में देखते रही और कही, याद है वो पल जब तुमने मुझसे ज़बरदस्ती की थी कि तुम मुझे चाहती हो? याद है वो पल जब तुम मुझे चीख रही थी, चिल्ला रही थी मुझ पर, जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ? तो तुमने क्या कहा था कि तुम
तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, तुम नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में कोई और रहे। उस वक्त पर मैं डर गई थी और अभी तुम मुझे डरा ही रही हो। फूमोंग की आंखों में हल्का सा दर्द उभर पड़ा था। लोगों की आवाज़ और स्ट्रॉन्ग हो गई। पर प्यार दर्द नहीं होता ना, प्यार किसी को तोड़ता नहीं। हवन कुंड की आग अचानक हिलने लगी, जैसे विजुअल अनस्टेबल हो गया हो। फूमोंग गुस्से में चीखो थी, चुप। काली हवा ने लुओ का गला पकड़ लिया था। लुओ हवा में उठ गई, उसकी सांसें रुकने लगी। साओ ने आंखें खोल दी, लुओ, पर वो हिल नहीं पाई। फूमोंग की आंखों में आंसू आ गए थे, पागलोपन और दर्द के साथ। मैं सिर्फ तुझे अपना पास रखना चाहती थी, बस इतना सा ही तो चाहा था मैंने। लुओ सांस के लिए तड़प रही थी, फिर भी उसने मुश्किल से अपना हाथ फूमोंग के गाल पर रखा, जो वो हवा में उठी हुई थी। वो उतना भी ज़्यादा हवा में उठी हुई नहीं थी। उसने हल्का सा अपना हाथ फूमोंग के चेहरे पर रखा, उसके गालों को छुआ और फिर धीरे से कहा, इसीलिए तुमने मुझे खो दिया। वही मोमेंट, वही सैडनेस, और कुछ टूट गया। फूमोंग की आवाज़ जैसे काली आग का रंग हिल गया था। उसके आसपास की काली हवाएं अनस्टेबल होने लगी। साओ ने तुरंत मौका समझा। उसने अपनी बची हुई जितनी भी शक्तियाँ थी उसे जोड़ा, मंत्र का लास्ट पार्ट बोला, शिव अंधकार ज्योति में विलीन हो। साफ सफ़ेद रोशनी अचानक ही पूरे उस जगह पर फट पड़ी थी। बूम! हवन कुंड एक्सप्लोड हो चुका था। काली हवन और सफ़ेद रोशनी एक दूसरे से टकराने लगे थे। फूमोंग की चीख पूरे उस जगह पर गूंज उठी थी। उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा था, राख की तरह, पर वो फिर भी लुओ का हाथ नहीं छोड़ रही थी। ज्ञान, प्लीज़। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी, अब डरावनी नहीं लग रही थी। लुओ की आंखों में आंसू भर आए थे, पर फिर इस बार उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। अलविदा फूमोंग। और उसी पल सफ़ेद रोशनी ने फूमोंग को पूरी तरह अपने अंदर खींच लिया। उसकी बॉडी राख बनने लगी थी, हवा में बिखरने लगी थी। जब फूमोंग की बॉडी हवा में राख की तरह जा रही थी, तो वो राख पैरों की तरफ से जा रही थी। धीरे धीरे फूमोंग की आंखें जो बंद हो रही थी, उनमें से आंसू आ रहे थे। अब चलिए हम फूमोंग के फ्लैशबैक पे जाएंगे, और आप लोगों को ब्लूटूथ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम फूमोंग के फ्लैशबैक पे जाते हैं। फूमोंग, जो इस वक्त पे सिर्फ एक 8 साल की बच्ची थी, उसने अभी अभी अपने फादर को खोया था। वो खूब रो रही थी। पास में एक शांत सी जगह थी जहाँ पर वो अक्सर बैठा करती थी। ना, वो अक्सर नहीं बैठती थी, उसके साथ हमेशा ही उसके फादर बैठते थे, जो उसे हमेशा वहाँ ले जाते थे और कहते थे, बेटा तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ़ हो तो तुम यहाँ आकर बात कर सकती हो, तुम्हें कुछ भी कहना हो यहाँ कह सकती हो। तुम्हारे दिल की आवाज़ जो वहाँ तक जाएंगी, उस आसमान में, उन तारों के बीच, और देखना तुम्हारी सारी विशें जो तुम चाहोगी वो उसे पूरा कर दिया जाएगा। फूमोंग ने अपनी 8 साल की उम्र में ही अपने फादर को खो दिया था। वो खूब रो रही थी, अपने फादर को बहुत मिस कर रही थी। आखिरकार वो शुरुआत से अपने फादर के साथ जो रहते आई थी, जितना ज़्यादा उसे अपने माँ के साथ रहना नहीं आता था, ना अपनी माँ के साथ रहने की उसे आदत थी, ना बहन के साथ। उसकी लाइफ में सिर्फ उसकी माँ और बहन ही थी। फादर तो जा चुके थे। वो खूब रोई और जैसे तैसे रोकर उसने खुद को संभाला, और अपनी टूटी हुई हालत में ही वो अपने घर को पहुँची। घर पहुँचकर उसने सिर्फ दरवाज़ा ही खोला था कि अचानक से अंदर से आवाज़ आने लगी, जिसमें से एक औरत की आवाज़ थी, जिसके सामने एक आदमी खड़ा था, जो कि कह रहा था, कब तक कि तुम उसके चक्कर में यहाँ रहोगी? हाँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगा। अभी वो जो औरत है वो सीधे ही कहती है, अच्छी लाइफ कैसे ही दूंगी? हाँ,
ये सभी चीज़ें जो है ना, ये उसके नाम पर लिखा हुआ है। मेरी बेटी के नाम पर तो उसने कुछ भी नहीं किया, कल की आई हुई उस लड़की के नाम पर कर दिया। अरे उस पर तो मेरा खून भी नहीं है, उसकी मैं जहद की हुई करूँगी। जैसे उसने ये किया, फूमोंग का दिल जैसे टूट सा गया। वो उसे माँ मानती थी। असल में फूमोंग ने भले ही अपने पापा को अभी खोया हो, पर फूमोंग ने अपनी माँ को सिर्फ अपनी 4 साल की उम्र में ही खो दिया था। जब वो सिर्फ 4 साल की थी, उसने अपनी माँ को खो दिया था। और माँ का प्यार जो है वो सभी चीज़ें तो उसे उसकी स्टेप मदर देती थी। और उसके आने के बाद फिर इसकी एक छोटी बहन भी आई जो कि उसे प्यार करती थी। फूमोंग ने उसे बहुत प्यार दिया था, पर उसके कानों में एक जहर घोला जाता था। हाँ, फूमोंग की छोटी जो बहन थी, उसके कानों में जहर घोला जाता था कि फूमोंग उसकी बहन नहीं है। इस वजह से उसकी छोटी बहन को भी उससे नफ़रत थी। फूमोंग ने जब ये सब सुना तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वो समझ नहीं पाई ऐसा क्यों, जिससे उसने इतना प्यार किया था उसकी माँ उसके बारे में इतना सब कुछ सोचती है। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर फिर उसने फ़ैसला किया कि वो नाटक करेंगी। उसने कुछ नहीं सुना है। उसने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, माँ। उसने जैसे ये कहा, उसकी माँ ने अचानक ही उससे जो आदमी था उसे बैठाया और कहा, अरे बैठिए ना आप। उसने इतना ही कहा और फूमोंग को अंदर ले ली। अब जैसे वो फूमोंग को अंदर ले ली, फूमोंग को अंदर लेते ही फूमोंग ने पूछा, ये कौन है? जैसे उसने कहा, उस आदमी ने कहा, मैं बेटा तुम्हारा पापा बनना चाहता हूँ। उसने जैसे ये कहा, फूमोंग थोड़ी देर के लिए देखती रही। फिर उसके बाद अपनी माँ की ओर देखी। उसकी माँ ने सीधे कहा, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, बच्ची के सामने ऐसी बातें मत कीजिए। फूमोंग के पापा ने उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हुई थी, इसलिए वो सही गलत समझती थी। पर इस वक्त पे उसे सिर्फ इतना समझ में आ रहा था कि उसकी माँ भी तो उसकी अपनी माँ नहीं है, वो उसे चाहती ही नहीं है। जिस वजह से उसने अपनी माँ को देखा और कहा, अगर आप इनके साथ रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं माँ। उसने जैसे ये कहा, फूमोंग की माँ जो उसकी स्टेप मदर थी, वो देखती रही और कही, ये क्या कह रही हो तुम? उसने जैसे ये कहा, फूमोंग ने कहा, हाँ मैं सही कह रही हूँ माँ, पापा जा चुके हैं, आपको भी अपनी लाइफ देखनी चाहिए। देखिए ना, रीवी कितनी छोटी है, उसे भी तो पापा का प्यार चाहिए होगा ना। उसने जैसे ही ये कहा, उसकी माँ उसके गालों को पकड़ ली, उसके फोरहेड पर किस की। जैसे उसकी माँ ने उसके फोरहेड पर किस किया, फूमोंग की आंखें बंद हो चुकी थी, उनमें से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि उसे अच्छे से पता था ये प्यार कोई रियल प्यार तो नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। उस आदमी ने जो उसकी माँ से कहा था कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो, उसने शादी के लिए हाँ कर दी। एक छोटी सी पार्टी हुई जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ फूमोंग थी, उसकी छोटी बहन, जिसे ये दिमाग नहीं था कि क्या सही होता है क्या गलत होता है, पर उसे इतना सिखा दिया गया था कि फूमोंग गलत है, वो अच्छी लड़की नहीं है। उसके दिमाग में ये डाल दिया गया था और फूमोंग बस वहाँ पर थी। फूमोंग के नाम पर उसके फादर ने सब कुछ करके रखा हुआ था। हाँ, उसका घर जो था वो बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही घर था उसका, पर उसकी जो चीज़ें होती है वो घर एक 1 BHK का था। तो जो नाम पर घर होता है, कुछ बैंक के जो भी कागजात होते हैं और बैंक में जमा हुए पैसे, वो सारी चीज़ें फूमोंग के नाम पर थी, जिसे उसकी स्टेप मदर पाना चाहती थी। हमें दिखाया जाता है हमारी फूमोंग ये सब करवा देती है और फिर ये सब करवाने के बाद धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। जैसे जैसे वक्त बीतने लगता है, फूमोंग के जो स्टेप फादर थे वो तो साथ में ही रह रहे थे ना, क्या वो अलग रहते? फूमोंग के स्टेप फादर ने उन लोगों को लेकर अलग नहीं रहा था, वो बल्कि उसी घर में रह रहे थे। वो फूमोंग की स्टेप सिस्टर के साथ अच्छा बिहेव करते, पर फूमोंग के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे। ये वक्त बीतते जा रहा था। फूमोंग को इस बात से बहुत तकलीफ़ होती थी, पर फूमोंग कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही अपने माँ को खो दिया था, बहुत पहले।
फिर अपने फादर को भी खो दिया था और फादर के खो जाने के बाद उसे पता चला था कि उसकी जो स्टेप मदर है, जो उससे इतना प्यार करती थी, वो तो असल में उससे प्यार ही नहीं करती थी। उस सारा प्यार सिर्फ एक दिखावा था। उसके पास जितना भी चीज़ है, वो थोड़ी सी दौलत भी पाना चाहती थी, जिसे उसके फादर ने उसके लिए संभाल कर रखा हुआ था, वो उसे छीनना चाहती थी। फूमोंग को इस बात से बहुत तकलीफ़ होती थी, पर फूमोंग कुछ कर ही नहीं सकती थी। वो खिलाफ़ नहीं होना चाहती थी, वो अपनी मदर के खिलाफ़ नहीं होना चाहती थी। वो उनसे प्यार करती थी। उसे पता था उसकी माँ उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, पर फूमोंग को प्यार था। इसलिए फूमोंग उसका जन्मदिन आया। ज़्यादातर बच्चों को गिफ्ट उनकी माँ देती है, लोग देते हैं, दूसरे लोग देते हैं, पर फूमोंग ने अपनी माँ के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट ख़रीदा मार्केट जाकर। वो वही गिफ्ट था जिस पर माँ और बच्चे का एक शाइन बना हुआ था, वो क्रिस्टल। उसने उसी गिफ्ट को ख़रीदा अपने ही बर्थडे के पल पर, और उसने बर्थडे के दिन पर उसने अपनी माँ को गिफ्ट दिया, पर उसकी माँ ने उसे वापस पकड़ा दिया कि ये तुम्हारे पास ही सही रहेगा। फूमोंग चाहती थी कि उसकी माँ उसे पकड़े, उसे देखे, पर फूमोंग की माँ ने उसे नहीं लिया। फूमोंग को इस बात से बहुत तकलीफ़ हुई। फूमोंग ने उसे पकड़ा, अपने पास रखा और उसे देखते हुए रोती रही, उसे देखती रही। फूमोंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, उसे छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती थी, पर फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश करती, नहीं दिखाती कि उसे क्या महसूस हो रहा है। वो अपनी फीलिंग हमेशा छुपा लेती, हमेशा ये दिखाती कि नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो जानती है, चीज़ों को समझ रही है, पर कब तक ही समझती। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। एक दिन वो अपनी माँ के कमरे में गई, जहाँ पर वो उसके स्टेप फादर के साथ ही थे। उनके पास गई। जब वो जा रही थी तो मेन दरवाजे से ही तो हम अंदर जा सकते ना। फूमोंग जैसी अंदर जाने वाली थी, वो बस दरवाजे पर रुक गई। अंदर से आवाज़ आने लगी जो कि कहने लगी, क्या करोगे? हाँ, वो कल ही अभी, क्या तुम उसे रोंदना चाहते हो? उसके स्टेप फादर जो बस इतना ही कहे, हाँ रोंदना चाहता हूँ, तुम्हें तो मैंने कब का छू लिया है, अब तुम में वो बात नहीं, पर फूमोंग में वो बात है। उसकी माँ ने बस इतना ही कहा, अभी वो छोटी है, 10 साल की भी नहीं हुई। अभी उसने जैसे ही कहा, उसके फादर ने एक ही बात कही, क्यों? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि पुराने ज़माने में लड़कियों को कितनी जल्दी भेज दिया जाता था, कितनी जल्दी उन्हें। उसने जैसे ये कहा, उसकी माँ ने बस स्माइल किया और कहा, समझदार हो। अभी जैसे उसने ये कहा, फूमोंग जैसे टूट चुकी थी, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब क्या है? क्या ये सब जो कह रही है, क्या वो माँ है जिसने उसे इतने साल तक के पाला था? वो ये समझ नहीं पा रही थी। उसने अपने आप को छुपा लिया और उन लोगों की बातें सुनती रही, जहाँ पर उसके स्टेप फादर फूमोंग के साथ अपनी एक रात मांग रहे थे। फूमोंग के स्टेप फादर उसे अब्यूज़ करना चाहते थे, उसे छूना चाहते थे, उसके साथ रात बिताना चाहते थे। फूमोंग इस वक्त पर टूट चुकी थी। उसने ये उम्मीद नहीं की थी, उसने ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि उसे ये सब सुनने को मिलेगा। उसने अपने कदम पीछे ले लिए, वापस अपने कमरे में गई। कमरे में जाकर, क्योंकि अलग अलग रूम ही तो थे ना, उसने अपने कमरे में गई। कमरे में जाकर उसी क्रिस्टल को पकड़ा जिसमें वो माँ बच्चे वाला निशान बना हुआ था। उसने उसे पकड़ा, उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए रोने लगी, चीखने लगी, आखिर क्यों आपको मुझसे प्यार नहीं है? क्यों? जैसे आप रीवी को प्यार करते वैसे मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? वो रोने लगी। उसकी माँ, हाँ वो रियल मदर नहीं थी, उसने उसे जन्म नहीं दिया था, पर इतने समय तक पालने के बावजूद भी उन्हें उससे प्यार नहीं हुआ था। इस बात से उसे तकलीफ़ हो रही थी। और आखिरकार वो एक औरत थी ना, तो एक बच्चे को कैसे अपने ही पति के पास भेजने का सोच रही थी। उसे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस रोई जा रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। फूमोंग ने जैसे तैसे अपनी तकलीफ़ को संभाला और वो स्कूल जाने लगी।
स्कूल से जाना आना वो करने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतते गया और फिर एक रात जो शाम हो चुकी थी, फूमोंग खाने की डाइनिंग पर थी और वो अपना खाना ही खा रही थी। अचानक से उसके जो स्टेप फादर थे वो आ गए और फूमोंग का उन्होंने हाथ पकड़ लिया। फूमोंग उनकी नीयत को जानती थी क्योंकि उसने खुद उनके मुंह से सुना था वो सब, तो कैसे नहीं जानती उनकी नीयत को। वो जैसे सहम गई थी, तरसी गई थी। उसने अपने हाथ को झटकने की कोशिश की, पर जैसे ही झटकने की कोशिश की उसके स्टेप फादर ने उसकी कमर को पकड़ लिया और अपने बिल्कुल करीब। फूमोंग की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी, जिस वजह से उसकी लगभग इस एज में वो 10 साल की होने वाली थी। हाँ, वो 10 साल की नहीं हुई थी, पर 10 साल की वो होने वाली थी। उसकी इस एज में भी उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी, जिस वजह से वो उनके लगभग चेस्ट तक आ रही थी। हमें दिखाया जाता है उसने उसके स्टेप फादर ने उसकी कमर को पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। जैसे अपनी ओर खींच लिया, फूमोंग बिल्कुल डर चुकी थी, सहम चुकी थी। और जब उसने उन्हें देखा, उन्होंने पी कर रखी हुई थी इतनी ज़्यादा कि होठों से पूरी उस वाइन की बदबू आ रही थी। आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरा पूरा पसीने से भरा हुआ था। उन्होंने फूमोंग के चेहरे को छूना चाहा। फूमोंग ने अपना चेहरा इधर उधर करने की कोशिश की, पर उन्होंने करने ही नहीं दिया। दूसरे हाथ से कस के उसके चेहरे को होल्ड करके उसके चेहरे को छूते रहे। फूमोंग को घिन फील हो रहा था, अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी, पर उन्होंने करने ही नहीं दिया। फूमोंग डर रही थी। उसे खाना, जो वो खाना खाने बैठी थी, उसे खाना भी खाने नहीं मिला। अंदर से जो उसकी माँ है, जो खाना लेकर आ रही थी, वही जैसे कि उसे दाल पसंद था बहुत ज़्यादा फूमोंग को, तो फूमोंग की मॉम जो कि दाल लेकर आ रही थी, ये लो तुम्हारे लिए दाल। वो इतना ही गई। जैसे ही गई तो उसने देखा कि जो उसका पति है वो छू रहा है उसे। फूमोंग ने जैसे ही अपनी स्टेप मॉम को देखा, वो चिल्लाने लगी, माँ बचाइए मुझे, ये मुझे गलत तरीके से छू रहे हैं, माँ बचाइए। पर फूमोंग की माँ जो थी वो एक अलग ही आंखों से फूमोंग को देख रही थी। फिर जो दाल फूमोंग के खाने के लिए लाई थी, वो सीधे उस डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। दाल का जो वो बर्तन था उसने एक साइड रखा, एक थाली लिया, उस पर चावल, दाल और इमली की चटनी थी, जिसे उसने रखा और खाने लगी, अपनी उंगलियों को चटकारे लगाते हुए। अचानक से उसकी जो स्टेप सिस्टर थी वो भी आ गई। वो उसे चिल्लाने लगी, रीवी मुझे बचाओ। पर रीवी जो ये देख रही थी, फिर अपनी माँ की ओर देखी। उसकी माँ ने उसे अपनी ओर बुलाया। जैसे अपनी ओर बुलाया, वो तो बच्ची थी, वो सीधे उसके पास चली गई। उसके पास गई तो उसने कहा, आओ मेरे पास। उसकी माँ ने अपनी बेटी को अपने गोद पर बैठाया और कहा, खाना खाते हुए एंजॉय करूँगी। जैसे उसने कहा हाँ माँ। जैसे उसने ये कहा, उसने अपने गोद पर बिठाया और अपने हाथों से उसे वही दाल चावल और इमली की चटनी खिलाते हुए कहने लगी, देखो ज़रा यहाँ क्या एंजॉयमेंट हो रही है। उसने ये कहा और जो फूमोंग के स्टेप फादर थे, एक एक करके फूमोंग की कपड़े को हटाने लगे। फूमोंग चीख रही थी, रो रही थी कि उसे छोड़ दिया जाए। फूमोंग आखिर में एक बच्ची ही तो थी, वो चीख रही थी, रोई जा रही थी, पर उसे छोड़ा नहीं जा रहा था। उसके स्टेप फादर जो नशे में धुन थे, उसने उसे नोच डाला था। शरीर के हर एक कपड़े हटा दिए गए थे और हर एक कपड़े हटाने के बाद उसके शरीर पर काटने के निशान आ चुके थे। उसे नखोरा गया था, पूरे शरीर पर नेल्स के निशान थे। उसके शरीर के हर एक हिस्से पर नाखूनों के निशान, चाबने के निशान, बाइट के निशान, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट हिस्से को भी नहीं तो छोड़ा गया था। उसे जैसे कुचल दिया गया हो। फूमोंग रोती रही, चीखती रही, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पर फूमोंग को छोड़ा नहीं जा रहा था। उसे कुचल दिया गया था, उसके शरीर को तोड़ दिया गया था। यह उसकी छोटी बहन, जिसे फूमोंग ने अपनी छोटी बहन माना था, उसकी माँ ये सब चीज़ें देखकर एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उसकी छोटी बहन को क्या सही होता है क्या गलत होता है ये नहीं सिखाया गया था। उसकी माँ जो कहती उसे वही सही लगता
और वो इंजॉय कर रही थी ये सब चीज़ देखकर। फूमोंग की दर्द भरी चीखों में उन लोग अपना एंजॉयमेंट खोज रहे थे, उन्हें वो सब अच्छा लग रहा था। उसकी बहन हंस रही थी, माँ और खिलाओना, माँ और खिलाओना। उसकी माँ अपनी बेटी को भी खिला रही थी, खुद भी खा रही थी। और यहाँ उसका उसका सेकंड हस्बैंड जो उसकी बड़ी बहन को खा रहा था और उसे जैसे निकल ही रहा था। फूमोंग अब तो चुकी थी, प्राइवेट हिस्से से खून बहा जा रहा था लगातार। उसने उसे नोच डाला था, फिर उठा और फूमोंग से दूर होकर वो नशे की हालत में इधर उधर होते हुए सीधे अपने कमरे में चला गया और जाकर सीधे बेड पर सो गया। जैसे ही वो सो गया, फूमोंग को पास आकर उसकी माँ ने देखा, फिर उसकी बहन ने भी देखा। उसने पूछा, माँ ये क्या हो रहा है? उसने बस इतना ही कहा, बस जो होना था वो हो चुका है, चलो बेटा। उसने यही कहा और अपनी बेटी को लेकर उसने सीधे अपने साथ वही उसी रूम में लेकर गई जहाँ पर उसके हस्बैंड थे, वहीं पर लेके गई। और दरवाज़ा वैसे ही खुला छोड़कर वो पहले तो उसका जो हस्बैंड था उस पर एक चादर डाली और फिर वो भी बगल में जाकर सो गई, अपनी बच्ची को साथ में लेटाकर। फूमोंग यहाँ जो पड़ी हुई थी, अब आंसू भी सूख चुकी थी, गला भी रौन चुका था, अब रो भी नहीं पा रही थी। शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो हिल भी पाए, यहाँ तक कि शरीर में एक कपड़े नहीं थे। आखिरकार एक 10 साल की लड़की का शरीर होता ही कितना है। हाँ, वो पूरी 10 साल की नहीं हुई थी, पर 10 साल की तो होने वाली थी। क्या होता है शरीर? वो कोई शरीर ही नहीं था, उसे नोच लिया गया था। और फूमोंग में कोई जान नहीं बची थी। धीरे धीरे फूमोंग की आंखें बंद होने लगी, बहुत देर तक बंद थी। अब धीरे धीरे वक्त जो बीतने लगा था, ये समय हो चुका था अब रात के 3 बज चुके थे। फूमोंग उठी, जैसे तैसे उठी। वो चल नहीं पा रही थी, उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, पैरों से खून जो बहे जा रहे थे, क्योंकि वो खून कहाँ से आ रहे ये आप लोगों को अंदाज़ा होगा। वो खून जो बहे जा रहे थे और फिर बहने के बाद पूरे खून का निशान जो है वो ज़मीन पर पड़ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो खून जो निकला था उसी पर फूमोंग का पैर गया था। वो ज़मीन पर जो खून के निशान है उसके पैर से छपते जा रहे थे और पैर का निशान सिर्फ एक पैर का निशान था जो खून के जरिए छप रहा था। धीरे धीरे फूमोंग वही अपने किचन की ओर गई। किचन की ओर जाकर उसने जो गैस का जो सिलेंडर रहता है उसने उसे खोल दिया। खोलते ही फिर धीरे धीरे सारे के सारे जो खिड़की रुकी थी उसने बंद करना शुरू किया। बंद करने के बाद फिर वो अपने उसी रूम में गई जहाँ पर उसने वो गिफ्ट रखा था। उसे वो गिफ्ट बहुत प्यारा था। हाँ, उसकी माँ उसे नहीं चाहती थी, पर फिर भी उसने पहली बार उस गिफ्ट को लिया था, जिस वजह से उसने उसे पकड़ा और अपने पास पकड़ कर फिर वो उसी रूम में गई जहाँ पर उसके स्टेप फादर रुकते थे, जो उसी का रूम था। वहीं पर गई, उसके हाथ में एक चाकू था। वो गई और जाकर उन्हें देखने लगी। अचानक से ही वो सीधे ही अपने स्टेप फादर के ऊपर बैठ गई। फूमोंग को इस वक्त पर बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो उस पर बैठ गई, अपने दोनों हाथों से उस खंजर को उसने पकड़ा और एक के बाद एक वार सीने पर लगातार करती गई। उसके स्टेप फादर के जो खून के छींटे थे उसके फेस पर आ रहे थे, पर अब तक के फूमोंग गुस्सा हो चुकी थी। अब उसमें कोई जान नहीं बची थी, उसे बस इतना पता था कि उसे मारना है। उसने लगातार एक के बाद एक 5 स्टेप किए और उसके स्टेप फादर की जान जा चुकी थी। इस आवाज़ से उसकी बहन भी उठ चुकी थी और उसकी मदर भी उठ चुकी थी। दोनों को जैसे देखा, दोनों ही चिल्लाने लगे, खून खून। फूमोंग ने एक झटके में ही अपनी स्टेप सिस्टर का गला जैसे रोहन डाला, पकड़ के एक झटके में उसके गले को काट दिया। जैसे ही गले को काटा गया, उसके सांसें ऊपर हो गई, गले से खून बहने लगा, आंखें ऊपर हो चुकी थी और वो कुछ नहीं कह रही थी। अब स्टेप मदर
बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो खसकने लगी, थोड़ा थोड़ा साइड होने लगी। अब क्योंकि वो किनारे पर सोई थी, वो सीधे ही ज़मीन पर गिर गई। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरी, उसके सर पर चोट आई। फूमोंग नीचे उतरी, उनके पास जाने लगी, पर फूमोंग की मॉम जो अपने शरीर को खींचते हुए, वो नीचे ही गिरी हुई थी ना, तो जैसे हम रेंगते हैं, अपने आप को पीछे की ओर खींचते हैं, वैसे ही करते हुए कहने लगी, फूमोंग तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे जाने दो, देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, मुझे जाने दो। फूमोंग हंसने लगी और कही, माँ माँ, जब वो आदमी मुझे नोच रहा था तो कहा गया था आपका माँ का ममता, हाँ कहिए ना, कहा था आप माँ की ममता कहा थी जब उसने मुझे नोच डाला, मेरे शरीर को खा लिया, कहा थी आपकी ममता, हाँ तब याद नहीं आया क्या कि आप मुझे बचाने का एक बार नहीं सोची। आपने मुझे बचपन से पाला था, पर आपने माँ मत कहिएगा, अपने आप को मेरी माँ मत कहिएगा। उसने यही कहा और एक एक कदमों के साथ वो उनकी ओर बढ़ती रही। अब वो ये सब देखकर डर चुकी थी, उठने की कोशिश करने लगी, पर वो फिसल गई। जैसे ही फिसली, फूमोंग ने उनके पैरों को पकड़ कर अपनी ओर खींचा। जैसे ही खींचा, फूमोंग की माँ की आंखों में दर्द साफ साफ नज़र आ रहा था और फूमोंग की आंखों में सिर्फ गुस्सा, चिढ़, तकलीफ सब कुछ था। उसने एक ही बार में सीधे अपनी माँ की आंखों पर चाकू को मारा, एक ही बार में मार दिया। और मारने के बाद जैसे ही वो चलाई, उसी वक्त पर उसने अपनी माँ की ज़बान को काट डाला और फिर अपनी माँ की चेस्ट पर उस चाकू को रखते हुए कहने लगी, अगर आप कहती ना कि आपको ये सभी चीज़ें चाहिए जो मेरे पास है, आपके एक बार कहने से मैं दे देती, मैं आपको सभी चीज़ से माफ़ कर देती, पर आपने वो किया जो कोई नहीं करता। आप तो एक औरत थी ना, और अपने 10 साल के बच्चे को अपने पति के हाथों बेचने निकल गई। उसने यही कहा और एक बार में अपनी माँ के पहले तो चेस्ट पर वार किया, एक बार में इतनी अंदर तक ही उस खंजर को गराया कि खून की बूंदें जो अचानक से धीरे धीरे गिरने लगी, धीरे धीरे बहने लगी। फिर उसने चाकू एक बार में निकाला और गले के अंदर दे मारा। जैसे ही गले के अंदर दे मारा, अचानक से मेन डोर जो है वो खुला। ये कोई घंटी बजाया नहीं गया, क्योंकि सभी को अचानक से कुछ फील हो रहा था, क्योंकि जब गैस लीक होता है तो जो घर है अलग ही दिखता है। और एक खिड़की जो है हल्की सी वो खुली रह गई थी, क्योंकि वो पूरी खिड़की नहीं खुली थी, उसका छोटा सा हिस्सा जो है वो कांच टूटा हुआ था, जिस वजह से बाहर से नज़र आ रहा था। हमें दिखाया गया दरवाज़ा खोला गया और अंदर आया गया। जब अंदर आया गया तो उन्होंने देखा कि फूमोंग ने अपने हाथों से ही इन लोगों को मार डाला है। उन्होंने जैसे ये देखा तो उन्होंने फूमोंग को समझने की कोशिश नहीं की, और फूमोंग ने इस वक्त पे अपने ऊपर एक तावेल ढक रखा था, जिससे उसका शरीर ढका हुआ था। लोगों ने जब ये सब देखा तो वो लोग ये नहीं सोचे कि आखिरकार फूमोंग ने ये सब क्यों ही किया होगा। सिर्फ फूमोंग के हाथों में वो चाकू देखा, वो खंजर जिसके जरिए उसने उन लोगों को मारा था। लाश पड़ी हुई थी बेड पर स्टेपफादर की, उसकी छोटी बहन की, और वो अपनी माँ को जो मारी थी तो वो उसी के ऊपर ही तो थी जिसे उन्होंने देखा। और उन्होंने जैसे ही देखा तो सीधे ही फूमोंग को पकड़ा और डायरेक्ट पुलिस के हवाले। एक रात में ही फूमोंग का सब कुछ बदल चुका था। फूमोंग ने अपनी इज्जत खो दी थी। हाँ, वो 10 साल की लड़की थी, पर क्या बच्चों को ये नहीं पता रहता क्या सही रहता है क्या गलत रहता है। उसकी छोटी बहन को नहीं सिखाया गया था, पर फूमोंग को ये सब चीज़ें पता थी। उसकी छोटी बहन कभी उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी, जिस वजह से फूमोंग कभी उसे ये सब बता ही नहीं पाई। पर फूमोंग को तो ये सब पता था, और उसका पक्ष लेने के बदले
सभी लोग उसे गलत समझने लगे एंड उसे ले जाकर सीधे ही उस जगह पर उस जेल में डाल दिया गया। हियरिंग वगैरह हुई जहाँ पर फूमोंग जो एक शब्द नहीं कह रही थी, उसने अपने हाथों से जिसे वो माँ मानती थी, जिसे वो अपनी बहन मानती थी, उसने अपने हाथों से उन्हें मारा था। जिस इंसान ने उसके रेप किया था उसने उसे मारा था। वो कुछ कह ही नहीं रही थी, उसने अपने हक में एक शब्द नहीं कहा था और आखिरकार उसे जेल हो गई। पूरे 10 साल की जेल मिली जहाँ पर वो स्ट्रगल कर रही थी। उसे बहुत चीज़ें कही जाती, सुनाई जाती, और जबकि उसे चाइल्ड वाले उस जेल में डाला गया था, तो वहाँ पर जो चाइल्ड वाले जो जेल रहते हैं वहाँ पर बच्चे क्या अच्छे वाले जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चे अच्छे रहते तो उन्हें जेल में डाला ही क्यों जाता? वहाँ पर वो जो बच्चे थे बहुत बुरे थे। सभी फूमोंग के साथ मिसबिहेव करते थे, पर फूमोंग अलग ही रहती थी। धीरे धीरे कन्नी काटने लगी थी, गुस्सा करने लगी थी, और जैसे जैसे वक्त बीतते गया उसने अपने आप को बदल लिया था। हर एक की बात सुनते हुए, समझते हुए उसने अपने आप को बदल लिया था। धीरे धीरे वो अपनी स्टडी करने लगी, सबसे अलग रहकर वो अपनी स्टडी करने लगी। वहीं पर अंदर रहकर वो स्टडी करती, और जैसे कि जब भी वो अपना स्टडी करती तो फिर परीक्षा देने के लिए वो अंदर से ही परीक्षा देती। धीरे धीरे वो अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने लगी, और फिर जब वो बाहर निकली तब उसने अपने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके साथ एक औरत थी जो कि उसका साथ देती थी। शुरू फूमोंग उससे भी डरती थी, उससे भी दूर रहती थी। उसे लगता था कहीं ये भी उसका गलत इस्तेमाल ना करवा दे, पर उसने उसके साथ विश्वास बनाया और उसके साथ वो रही। उसे समझाया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फूमोंग ने कभी भी उसे नहीं बताया अपना हाल, जो भी कुछ उसने सहा था उसने कुछ भी उसे नहीं बताया। पर फिर भी वो जो थी लाइक वो एक जैसे होता है ना, जो पुलिस वाले ही रहते हैं पर बाकियों का ध्यान रखते हैं, वो थी। तो हमें दिखाया जाता है वो उसका ध्यान रखती और वही उसके स्टडी वगैरह के लिए उसका साथ दे रही थी। फूमोंग जब उस जेल से निकली तो उसने ही सारी चीज़ें की थी। वो फूमोंग से दोबारा मिलने के लिए नहीं आई, पर फूमोंग को ये सब बातें याद थी, और फूमोंग ने फिर वहाँ कॉलेज गई। पर जब कॉलेज में दाखिला होता है तो सारी चीज़ें पूछी जाती है, और फूमोंग अकेले तो नहीं गई थी ना वहाँ पर दाखिला लेने के लिए, फूमोंग के साथ वो गई थी। और जो रिपोर्ट वगैरह आता है वो तो सामने ही था, जिस वजह से सबको पता था कि फूमोंग एक मर्डरर है, उसने मर्डर किया, और बाकी के लोग भी उसे पहचानते थे। आखिरकार फूमोंग का चेहरा नहीं बदला था, जिस वजह से बाकी के लोग भी पहचानते थे। उसे मर्डरर करार कर दिया गया था। और बाकी आगे सब क्या हुआ है ये सब तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। फ़िलहाल नहीं, अब फूमोंग का पास्ट जो ख़त्म होता है, फूमोंग धीरे धीरे पूरा उस राख के ज़रिए गायब होने लगी थी। पूरा पार्टिकल्स जो हवा में उड़ रहे थे सफ़ेद रोशनी के साथ, वो एक साथ घुल चुके थे। अब हवा में सिर्फ उसकी आवाज़ बची थी, एक हल्की सी फुफकार के साथ, मैं तुमसे प्यार करती थी। फिर सब चुप हो गया था, बिल्कुल चुप। पर वो जो राख थी वो हवा में अब भी थी, वो हवा में अब भी थी। हवन कुंड जैसे बुझ चुका था, वो जो जगह थी वो टूट रही थी। उस बीचों बीच में लोग घुटनों पर गिर चुकी थी। सौ भी अपनी लास्ट स्ट्रेंथ खो चुकी थी। गिरती ही अचानक ही सब कुछ जैसे गिरने लगा था, पर इस बार लू जो वो सब देख रही थी, सौ अचानक से गिरने वाली थी, और लू अचानक से उसके पास गई और उसने उसे पकड़ लिया। सब चीज़ें जैसे टूट रही थी, वो जगह जो है एक एक उसके पत्थरे वो जगह टूट रहा था। ऊपर की छत जो कि नीचे आ रहे थे और गिर रहे थे आसपास, पर एक भी चीज़ें जो लोगों के पास और सौ के पास नहीं गिर रही थी, जैसे कुछ उन्हें बचा रहा हो टूटने से। हमें हवा में एक परछाई दिखाई दी जो कि
प्योर सोल थी। ये परछाई किसी और की नहीं बल्कि होंगलू की थी। होंगलू जिसे हम इतने देर से बेहोश समझेंगे ना, वो बेहोश नहीं थी, बल्कि होंगलू ने भी अपनी जान गंवा दी थी। होंगलू मर चुकी थी और उनके ऊपर कुछ भी आते हुए जो रोका जा रहा था वो थी होंगलू, जो कुछ भी उनके ऊपर गिरने नहीं दे रही थी। सारी चीज़ें जो ऊपर से जो भी गिर रही थी वो इधर उधर फैल चुकी थी। लुओ ने साव को हक करके रखा हुआ था, जैसे जैसे वो चाहती हो अगर कुछ भी गिरता है तो उस पर गिरे, पर साव को बिल्कुल भी हर्ट ना हो, उसे चोट ना आए। अचानक से साव ने खुद को संभाला, लुओ को खुद से दूर किया और कहने लगी, होंगलू होंगलू। वैसे ही कह के इधर उधर देखने लगी और उसे याद था कि होंगलू किस साइड थी। उस साइड पूरे पत्थरे गिर चुके थे, ऊपर से जो पत्थरे गिर चुके थे वो उस साइड गई। उन पत्थरों को अपने हाथ से हटाने लगी। हाथ से हटाने के कारण जो उसके उंगलियां थी उन पर चोट आ रही थी, उनमें से खून बह रहे थे, पर साव जो लगातार हटाने लगी। लुओ उसे रोकने के लिए गई, पर साव जो लुओ को खुद से दूर धकेलते हुए कहने लगी, होंगलू होंगलू। वैसे ही कह के हटाने लगी। अंत में वो जो पत्थर थे वो हटा। जब हटा तो लुओ की लाश जो अंदर दबी हुई थी, जिन पर बहुत चोट आ गई थी, साव ने उसे देखा और जैसे तैसे उन पत्थरों को हटाया और फिर होंगलू को पकड़ा। होंगलू होंगलू उठो होंगलू। पर होंगलू तो कब की जा चुकी थी। दूर से होंगलू जो हवा में थी और वो दूर से साव को देख रही थी। होंगलू अब बची नहीं थी, उसकी जान जा चुकी थी, वो बस उसे देख रही थी। होंगलू के भी जो आंखों से आंसू है वो बह रहे थे, जो कि बिल्कुल ही सफ़ेद दिख रहे थे। हाँ, आंसू सफ़ेद होते हैं, पर एक आत्मा में वो जो आंसू कैसे ही नज़र आएंगे, वो अलग से नज़र आ रहे थे। होंगलू रो रही थी इस वक्त पर। लुओ जो साव के पास गई और फिर उसने होंगलू को चेक किया। जब उसने चेक किया तो कहा, होंगलू नहीं रही। साव ने जैसे ही सुना वो सीधे ही लुओ को हक करके रोने लगी, होंगलू का नाम लेने लगी। पर सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सब कुछ जैसे ख़त्म हो चुका था। होंगलू जा चुकी थी, साव रोने लगी। फिर उसने अपनी होंगलू के बॉडी को लिया, उसे प्रिंसेस स्टाइल में कैरी किया, उसे लेकर बाहर निकल गई। उसे वो जैसे ही लेकर बाहर निकली, अचानक से जो जगह था पूरा तहस नहस। वो जो खंडर सी जगह थी अब उसमें कुछ बचा ही नहीं था, कुछ भी नहीं बचा था। होंगलू ने अपनी जान गंवा दी थी। बचे थे तो सिर्फ और सिर्फ साव और लुओ, दोनों के दोनों बाहर आ चुके थे। इन सब में अब सुबह के 6 बज चुके थे, सुबह हो चुकी थी। जब लुओ और साव बाहर निकले, साव के गोद में होंगलू थी जो मर चुकी थी। पर क्या साव उसे छोड़ सकती थी? नहीं, साव उसे छोड़ नहीं सकती थी। ऐसे ही चलते हुए साव लुओ के साथ बाहर थी और वो चलने लगी। वो जगह बहुत खतरनाक थी। साव ने अपनी दोस्त को खो दिया था, लुओ के साथ ये सब चीज़ हुआ था। उसके दिमाग में वो याददाश्त आ चुकी थी, ज्ञान की याददाश्त। वो थी ज्ञान की याददाश्त जो कि इसके दिमाग में थी। लुओ चलते हुए फाइनली आगे बढ़ी। जब वो आगे बढ़ी तो उसने देखा आसपास बहुत सारे पुलिस वाले थे जो कि किसी को खोज रहे थे। उनमें से एक पुलिस वाला जो कि हवलदार ही था, उसके हाथ पर एक फ़ोटो थी। उसने उस फ़ोटो को देखा, फिर लुओ को देखा, फिर फ़ोटो को देखा, फिर लुओ को देखा। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और कहा, मिल गई साहब। उसने इतना ही कहा और फिर लुओ और साव के पास जाकर कहने लगा, आप मिस्टर किन की बेटी है ना? लुओ बस उसे देखते रही और साव ने हाँ में सर हिला दिया। जैसे उसने हाँ में सर हिला दिया, उन्होंने सीधे साव और लुओ को अपनी जिप्सी में लिया। होंगलू जो मर चुकी थी उसे सीधे उसके घर तक पहुंचा दिया गया। साव जो साथ में ही गई थी होंगलू के घर, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, वो कुछ नहीं बता पाई। बस साथ में लुओ की लाश थी। साव से 10 सवाल पूछे जा रहे थे और साव ने अपनी दोस्त को खो दिया था, जिसके साथ वो इतने सालों से थी। उसकी एक ही दोस्त तो थी उसे समझने वाली, उसे भी उसने खो दिया था।
साव एक शब्द नहीं कह पा रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ टूट चुका था। वो कुछ नहीं कह रही थी, बस चुप थी और बाकी सब उसे चिल्ला रहे थे, आखिरकार ये सब कैसे हुआ? मेरी बेटी तो तुम्हारे साथ रहती है ना, तो फिर ये सब कैसे हुआ? उन लोग भी बहुत खोज रहे थे पर उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था और उन लोग हार मान चुके थे। उन्हें उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी जो अक्सर टाइम पर घर आ जाती है तो फिर वो क्यों नहीं आई, और जब आई तो ऐसे हालत में आई। उनकी बेटी मर चुकी थी। उन लोग साव से लगातार सवाल पूछ रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे तो साव को चिल्ला रहे थे, पर साव जो कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। वो आखिरकार क्या कहती? उसके पास तो एक ही सहारा था, उसकी दोस्त, उसकी होंगलू, जिसे उसने खो दिया था। उसने खो दिया था। साव कुछ कहने लायक ही नहीं थी। हमें इधर लोगों को दिखाया जाता है जिसे उन पुलिस वालों ने जिप्सी के ज़रिए उसके पापा के पास पहुंचा दिया था। लोगों को बहुत चोटें आई हुई थी। सबसे पहले उसके पापा उसे खुद हॉस्पिटल लेके गए, उसका ट्रीटमेंट करवाए और ट्रीटमेंट करवाने के बाद फिर उसे वापस घर लाया गया। जब वापस घर लाया गया तो वो बहुत चिंता कर रहे थे, ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, तुम ठीक हो, आखिरकार ये सब क्या था, तुम कहाँ चली गई थी, हमने तुम्हें कितना खोजा, आखिरकार मुझे उन पुलिस वालों की हेल्प लेनी पड़ी, तब जाके तुम मिली हो। लुओ जो बस अपने फादर को देख रही थी, चुपचाप देख रही थी। फिर उसने कहा, हबी। जैसे उसने ये कहा, लुओ के पापा देखते रह गए। कुछ अजीब सा उन्हें फील हुआ। हबी जो कि क्या नहीं कहते थे, वो जो बोल रहे थे, हाथ अचानक उनके कांपने लगे। उन्होंने अपना सर उठाया और लोगों की ओर देखने लगे। जैसे ही देखने लगी, लोग कही, हबी। जैसे उसने कहा, लोगों के फादर हैरान थे, मिस्टर के बिल्कुल हैरान थे और कहा, ये तुमने कैसे कहा? जैसे उसने कहा, लोगों ने कहा, ये कियान कहती थी ना, है ना? जैसे उसने ये कहा, लोगों के फादर बिल्कुल हैरान और सीधे कहने लगे, ये बात तुम्हें कैसे पता? हमारी लोग उठी और उठकर सीधे कहने लगी, मैं पापा के पास जाकर खुद बात करूँगा और वो जब हम दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे देंगे तब हम दोनों साथ मिलकर बात करेंगे। जैसे ही लोगों ने ये कहा, खिन बिल्कुल ही हैरान रह गए थे क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उसे, कियान को, उसके फादर तो मर चुकी थी, कियान भी मर चुकी थी। लोगों से उसने कभी भी इस बारे में नहीं कहा था, तो फिर लोगों ने ये सब कैसे कहा? वो हैरान थे बिल्कुल और कहने लगे, तुम ये सब कैसे जानती हो? अभी लोग जो देखने लगी और कहा, कॉलेज जहाँ पर कियान पढ़ती थी, उसके 2 दोस्त याद है? वो फंक्शन याद है आपको? जैसे उसने ये कहा, उन्हें सब कुछ याद था। कैसे वो भूल सकते थे? उन्हें सब कुछ याद था। सीधे लोगों ने कहा, आपने जिसे जलते हुए देखा था वो कियान की लाश नहीं थी, बल्कि थी युनजाई की लाश। जैसे उसने ये कहा, वो हैरान और कहा, युनजाई जो कियान की दोस्त थी। जैसे उन्होंने ये कहा, लोगों ने सीधे ही कहा, हाँ, जो कियान की दोस्त थी। जैसे उसने ये कहा, हमारे किन जो कहने लगे, पर ये सब तुम कैसे जानती हो? और वो करीब आ गए और शोल्डर को पकड़ लिया। जैसे ही शोल्डर को पकड़ लिया, उसे दर्द हुआ, वो चीख पड़ी दर्द के कारण। उन्होंने माफ़ी मांगा, मुझे माफ़ करना पिता। जैसे ही उन्होंने माफ़ी मांगा, लोग हंसने लगी, हंसने के साथ साथ रो रही थी। उसकी फीलिंग मिक्स हो चुकी थी। उसने कहा, मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं ही कियान। जैसे उसने ये कहा, मिस्टर किन हैरान रह गए थे। जिस लड़की को उन्होंने इतने साल पाला था, जिसे उसने अपनी बेटी की तरह संभाल कर रखा था, वो
कोई और नहीं बल्कि उनका ही प्यार थी। अब उनका समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहें क्या करें। सामने उनका प्यार था जिसका दूसरा जन्म था, लो ही ज्ञान का दूसरा जन्म थी। वो क्या करे? क्या वो बाप वाला प्यार करे या वही प्यार जो वो करता आया था? क्या करे उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वक्त जैसे मिस्टर किन के लिए तो रुक सा गया था। लो जो देखी जा रही थी, सीन कट होता है। लो जो अपने रूम में बैठी हुई थी, मिस्टर किन थोड़ी देर में आए। उनके हाथ में वही ब्रेसलेट था। वो आए और लो को दे दिए। लो ने जैसे उस ब्रेसलेट को हाथ में रखा, उसे देखने लगी और लो को सारी बातें याद आने लगी कि कैसे उसे वो ब्रेसलेट मिला था। उसे सारी बातें याद आने लगी और कैसे उसने उस ब्रेसलेट को यूनसई को दिया था। उसे सारी बातें एक एक बातें जो है वो याद आने लगी और जब उसे याद आने लगी तो वो बस उसे पकड़ कर देखने लगी। मिस्टर किन जो वहीं पर जैसे कि लो बेड पर बैठी हुई थी तो मिस्टर किन वहाँ किनारे ऐसे ही नीचे बैठ गए, लोगों के बिल्कुल ही पैरों के पास। उन्होंने लोगों के जो पैर होते हैं जहाँ से हम चलते हैं उसे पकड़ लिया, उसे अपने गोद पर रखा और गोद पर रखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। उन्होंने इतना ही कहा, आंखों से लगातार जो आंसू गिरते जा रहे थे, लोगों के आंसू जो उस ब्रेसलेट पर गिर रहे थे। लोग भी इधर रो रही थी और खिन भी इधर रो रहे थे। ये कैसी फीलिंग थी जिसे उन्होंने इतने सालों तक के अपनी बेटी की तरह पाला था, वो असल में उनकी प्रेमिका के दूसरा जन्म थी। सीन कट होता है। धीरे धीरे वक्त बीत चुका था। लो जब कॉलेज नहीं जा रही थी, साव भी अपने कॉलेज नहीं जा रही थी। साव के मन से होंगलू निकली नहीं थी और यहाँ पर वक्त भी तो लगा था। जो होंगलू का जो भी चीज़ होती है उसकी अंतिम विद्या वगैरह सब कुछ, उस सब में वक्त लगा था। भले ही होंगलू की फैमिली जो है होंगलू से साव से 10 सवालें पूछ रही थी, पर वो ये भी तो जानती थी कि होंगलू साव को बहुत मानती थी, जिस वजह से उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया और उसे हर एक जो भी चीज़ हो रही थी होंगलू का विद्या का जो उसका अंतिम यात्रा, ये सब चीज़ों में जो उसे भाग लेने दिया जा रहा था वहीं पर थी। वो सब देख रही थी और दर्द दुख तकलीफ़ उनके साथ बांट रही थी। पर साव की तकलीफ़ का क्या, उसने ये सब किया और फिर ये सब के बाद आखिर में उस पहुंच गई अपने उसी बौद्ध मंदिर में पहुंचकर वो जैसे कि अपने बौद्ध भगवान के पास बैठकर उनसे घंटों बात करते, अब वो बात नहीं कर रही थी। अब उसके पास बात करने के लिए कुछ नहीं था। वो बस बैठकर अपने बौद्ध भगवान को देखे ही जा रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जो वो घंटों बैठी रहती थी, घंटों अब दिनों में बदलने लगे, दिन अब महीनों में बदलने लगे। इधर लोग भी जो साव के पास नहीं आ रही थी और साव जो कि कॉलेज नहीं जा रही थी, लोग भी उसने धीरे धीरे सभी चीज़ें एक्सेप्ट करना सीखा और वो कॉलेज जाने लगी। पर साव जो कॉलेज नहीं जा रही थी उसके लिए दर्द बहुत बड़ा था, वो निकल नहीं पा रही थी और लो भी इस चीज़ से निकल नहीं पा रही थी, उसके लिए भी बहुत अलग था। वो साव को चाहती थी पर इस वक्त पर वो खुद नहीं जानती थी कि उसे क्या करना है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। फाइनली लगभग 2 महीने बीत चुके थे और फाइनली साव को उसकी जो माएँ रहती है, जो उसके साथ रहती हैं, उन्होंने उसे वहाँ से उठाया, उसे संभाला और वापस कॉलेज भेजा गया। लो और साव बहुत पूरे 2 महीने के बाद वापस कॉलेज पहुँचे। जब कॉलेज पहुँचे तो कॉलेज पहुँचते ही दोनों की तकरार हुई। दोनों एक दूसरे को देखती रही। दोनों की आंखों से हल्के आंसू बहे। सारे सीन जो कुछ भी हुआ था उस रात सब कुछ उन्हें याद आने लगा और जैसे याद आने लगा दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे। अचानक से मेन डोर से बहुत सारे बच्चे जो है वो आने लगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही तो हुई थी, कॉलेज जस्ट खुला ही तो था, जिस वजह से सारे बच्चे जो आ रहे थे। जब सारे बच्चे आ रहे थे तो इन लोग जो है वो इन लोग के कारण
धक्के के जरिए अंदर जाने लगे थे। फिलहाल कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी का अंत यही तक था। अब आप लोगों को स्पेशल पार्ट का इंतज़ार करना है, क्योंकि स्पेशल पार्ट में दिखाया जाएगा कि कैसे हमारी साव और लोगों को एक दूसरे से प्यार हुआ। और फिर प्यार तो ज़रूर होगा ना, क्योंकि आखिरकार ये जेली स्टोरी है, तो प्यार कैसे नहीं होगा। तो प्यार भी दिखाया जाएगा और हमारी साव के सपने को पूरा करते हुए भी दिखाया जाएगा। तो आप लोग इसके स्पेशल पार्ट का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए मैं चलती हूँ और अब आप सभी से मुलाकात करूँगी अपने नेक्स्ट एफएफ पर।